हेलो। हेलो वेदांती। हेलो सर। है वेदांती, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। आपकी क्लासेस चालू हो रही हैं 3 जनवरी से प्रॉपर। ठीक है, तो थोड़ा एक रिवीजन ले लेते हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। उसके बाद 3 जनवरी से क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएंगी। ओके। कैलकुलस का एक पॉइंट है, जैसे ग्राफ हो गया y इक्वल टू ट्वाइस एक्स। थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है जिसमें फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, वो हम पार्ट देख रहे हैं। y इक्वल टू ट्वाइस एक्स एक ग्राफ है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया क्या? x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया। एक्स वाई एक्सेस में अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना आया? 0 आया क्या? बोलो जानती। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना आया? 0 आया। एम आई ऑडिबल वेदांती? 0। ओके। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू आया आपका 2। x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू कितना आया? 2 पे आया 4। और x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू कितना आया? 4 आ गया। x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू कितना आया? 6। ठीक है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ अगर आपने इसको ड्रॉ किया तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपने कंसीडर किया। दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज कॉल्ड 6। 3,6 पॉइंट हो गया क्या? ये पॉइंट हो गया 3,6। अब इस ट्रायंगल में अगर आपने देखा, इस ट्रायंगल में अगर आपने देखा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू 6/3। टेन थीटा इक्वल टू 6/3। ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई क्या? 2 आ गई ये वैल्यू। तो अगर इसने ये एंगल पूछा है टेन थीटा, अगर इसका स्लोप पूछा है, तो इस लाइन का ये जो वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप m, and the value of this is called tan theta, and in this particular case the value of the slope is 2. Okay, इधर आ जाओ। वैल्यू ऑफ द स्लोप इज 2। रिद्धिमान इस साइड बैठ जाओ बेटा। हम कल का ही रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, ये चौक के पास क्लियर है। बेंच यहाँ पे बैठ। मैम 3 o'clock, नहीं 3:30, 3:30, 3:30। ओके,
रिद्धिमान हम कल के कैलकुलस वाले पार्ट का रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसे 2 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर दूसरा कार्य लिया आपने, तो इसमें एक्चुअली में क्या है, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर पॉइंट ये है कि अगर आपने 1 का इंक्रीमेंट किया है एक्स में, तो वाई में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 2 का हुआ है क्या? वाई में कितने का इंक्रीमेंट हुआ बेटा? 2 का हुआ है। और इधर आपने 1 का इंक्रीमेंट किया, तो वाई में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 4 माइनस 2, तो फिर अगेन 2 का इंक्रीमेंट हुआ। और इधर से इंक्रीमेंट हुआ, 2 से 3 में इंक्रीमेंट हुआ, फिर से 1 का हुआ, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ? 2 का हुआ, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगेन एक इंक्रीमेंट हुआ, तो y में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 6 माइनस 8 माइनस 6, तो अगेन 2 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट को आराम से जज कर सकते हो। पॉइंट क्या है कि अगर आप x में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो वहां पे y में करस्पॉन्डिंग 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर एक सिंपल एक पैराबोलिक कर्व ले लिया क्या, इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इक्वल टू एक्स का ग्राफ लिया, तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हो, एक्स ये रखा, इसको रखा वाई, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू कितना हुआ? 0 हुआ क्या, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू कितना आया? 1 आया। वैल्यूज पुट करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आप जस्ट कर सकते हो। एक्स इक्वल टू 2 रखा, तो वाई की वैल्यू कितनी आई? 4 आई क्या। एक्स इक्वल टू 3 रखा, तो वाई की वैल्यू कितनी आई? 9 आई। एक्स इक्वल टू आपने 4 रखा, तो वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर के हिसाब से वो 16 आती है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू कितना हुआ? 0 हुआ। एक्स इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू 1 हो गया। एक्स इक्वल टू 2 पर वाई इक्वल टू 4 हो गया। एक्स इक्वल टू 3 पर वाई इक्वल टू 9 हो गया। तो अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे, तो दिस इज अ पैराबोलिक, ये कर्व पार्ट आएगा। कर्व पार्ट आया। अब इस केस में क्या था, ये एक लाइन आ रही थी, तो आप इसकी tan थीटा को जस्ट कर सकते थे। लेकिन इस केस में ये लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे थीटा जस्ट करना होगा, तो ऑफकोर्स वहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये आ गया इस तरीके से। इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो अल्फा आ रहा है, ये एंगल आ रहा है बीटा। ऑफ कोर्स बीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा, बीटा एंगल अल्फा से ज्यादा दिख रहा है, और साफ साफ दिख रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी बीटा बराबर तो नहीं है, और बीटा लेकिन अल्फा से बड़ा है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे स्लोप आपका चेंज होता जा रहा है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इस पे हर पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहता हूं, व्हाट इज द स्लोप, ओके। ओके, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट गैलेक्सी, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, ओके। आपको ये थोड़ा सा 5-10 मिनट का लेक्चर आपका छूट गया है, इसको आप क्लास में देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। अभी क्या है कि इस पॉइंट पे मुझे हर पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो उसके लिए डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। एक मिनट बेटा,
तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कर्व हर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट लाइन क्या होती है, किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होती है उस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो पॉजिटिव एंगल से कितना एंगल बना रही है, वो एंगल आपके जो पॉजिटिव एंगल से एंगल बना रही है उसका tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप। ओके, इस कर्व के लिए क्या करेंगे हम, ये कर्व हो गया y टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप किसी जनरल पॉइंट पे जाओ x पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई। और उससे आगे आप एक डेल एक्स पॉइंट पे चले जाओ, डेल एक्स पॉइंट पे चले जाओ, तो ये पॉइंट हो गया x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूं y2, इसको मैं बोल देता हूं y1। ओके, अब इस ट्रायंगल को मैंने मैग्नीफाई कर लिया, इस एंगल को मैंने मैग्नीफाई कर लिया, तो ये वैल्यू हो गई आपकी x और ये वैल्यू हो गई तो आपकी x प्लस डेल एक्स, ठीक है, क्लियर। और इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर और ये हो गई x प्लस डेल एक्स का, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होगी ना, तो y2 पे क्या है, x प्लस डेल एक्स है, तो x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द y2 माइनस y1, ठीक है, क्लियर। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपने ये छोटा सा पार्ट तो लिया है लेकिन अभी भी इसका कर्व नेचर नहीं गया, वो लाइन कब बनेगा, वो टेंजेंट अगर आपको ड्रॉ करनी है तो वो लाइन होनी चाहिए, तो लाइन कब बनेगी, जब आप डायरेक्ट लोगे तो उस केस में फिर ये एक लाइन की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये हो गया x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी डेल एक्स, यानी x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन डेल एक्स, तो ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन की तरह बिहेव करने लगेगा अगर आपने डेल एक्स बहुत छोटा लिया तो, ठीक है। तो अब मेरे को इसका tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यही वैल्यू हो जाएगी ना tan थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इज कॉल्ड tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स। अब यहां पे क्या करते हैं, अब आप डेल एक्स को जीरो पुट करना है, तो मैं वहां पे करता हूं लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। एक्चुअली में डेल एक्स को आपने बहुत छोटा लिया है, ठीक है, लेकिन उसको जीरो अभी नहीं पुट कर सकते बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है। ये पॉइंट कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक डेल एक्स आपका एक डिनोमिनेटर में अकेला है तब तक आप उसको जीरो पुट नहीं कर सकते। जीरो कब पुट करेंगे, जब उसके अंदर की इस वाले पार्ट के अंदर की फंक्शन की कैलकुलेशन हो जाएगी तब रखेंगे, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। तो फिर क्या हुआ, यहां पे आप क्या करेंगे, विद्यमान क्लियर हुआ क्या, ये पॉइंट मैंने कल बताया था तुम्हें, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ट्वाइस एक्स डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर बाई डेल एक्स, ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब यहां से आप डेल एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल एक्स कॉमन ले लिया, ट्वाइस एक्स प्लस
डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स से डेल एक्स अब कट गया, अब कट गया, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला डेल एक्स अब चला गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 ट्वाइस एक्स प्लस डेल एक्स, ये बचा क्या, ये बचा। अब आप यहां पे डेल एक्स आपका समेशन में है, तो अब राइट नाउ यू कैन पुट डेल एक्स इक्वल टू 0। अब यहां पे डेल एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो कितना हो गया, ट्वाइस एक्स हो गया, ट्वाइस एक्स आ गया। तो ये क्या आया, आपने क्या किया था, लिमिट, आप शुरू में जाइए, ये क्या था, आपने शुरू में क्या लिखा था, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखा था, इसी की वैल्यू तो ये आई है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल y ओवर डेल एक्स। बेटा ये कैलकुलस का पार्ट है, इसको एक दो बार पढ़ना पड़ता है 11th में, तब ये क्लियर होता है। अब इसी क्वांटिटी को आप बोलते हो dy ओवर dx, इसी क्वांटिटी को आप बोलते हो dy ओवर dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आई, dy ओवर dx की वैल्यू आई यहां से, जब आपने इसको सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करते गए, तो ये वैल्यू आई फाइनली आपकी ट्वाइस एक्स। क्लियर है दिमाग, क्लियर है वेदांती, गैलेक्सी, क्लियर है, Yes, sir. ओके। ये वैल्यू आ गई आपकी ट्वाइस एक्स, ओके। तो स्लोप की वैल्यू m एनी पॉइंट टेन थीटा पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू एक्स। तो इससे मुझे मिल क्या रहा है, तो अगर आप इनिशियली आप कर्व पे जा रहे हो, ये कर्व पे जा रहे हो और ये कर्व की ये लाइन ड्रॉ किया आपने, ये थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू आपने 2 लिया, x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है और x इक्वल टू 3 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, x इक्वल टू 3 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, उन दोनों की वैल्यू में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस लाइन की वैल्यू ये मैंने बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं थीटा, ये मैं इसको बोल देता हूं अल्फा और इस एंगल को बोल देता हूं बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, इस पॉइंट पे जब x इक्वल टू 2 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो जो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बना रही है दैट इज अल्फा, और जो x इक्वल टू 3 पे आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट पे जो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बना रहा है वो बीटा रहा है। तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 10 अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 2 टाइम्स 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो ये आ गई 4। इस पे अगर आपको x3 टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी 10 बीटा, एंड 10 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स x की वैल्यू रखोगे कितनी 3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m1 हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया m2, तो m1 इक्वल m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ठीक है वेदांती, गैलेक्सी, क्लियर, Yes, sir. ओके, ओके बेटा। अब हर बार आपको इस तरह से डेरिवेटिव नहीं करना है, इसके कुछ अपने सिंपल से फॉर्मूले, वो फॉर्मूले याद रखें। ये चैप्टर कैलकुलस वाला चैप्टर है और मैथमेटिक्स में आपका 11th के लास्ट में पढ़ाया जाता है और बहुत ही वाइड तरीके से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे dy ओवर dx ऑफ, पहला फॉर्मूला है dy ओवर dx ऑफ पावर इक्वल होता है n x की पावर n माइनस 1, पढ़ाया था कल हमने ये, ठीक है। तो अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, पावर आएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4। करवाया था कल क्लियर। अभी अब मैं आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स पावर 7/2, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो फॉर्मूले का यूज करोगे तो क्या आएगा, 7/2 नीचे उधर आ जाएगा,
7/2 नीचे आ जाएगा और x की पावर 7/2 -1 हो गया। यही तो फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका 7/2 x की पावर 7 - 2/2, दैट इज 7/2 x की पावर 5/2। ठीक है, दैट इज द सेकंड फॉर्मूला, दैट इज द सेकंड फॉर्मूला, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या है? d/dx ऑफ x की पावर 5/3। 5/3 हो गया, मान लो इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा? 5/3 x की पावर 5/3 -1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पे हो जाएगा 5/3 x की पावर 5 - 3/3। ये तो होगा कैलकुलेशन। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5/3 x की पावर 2/3। क्लियर? ओके, क्लियर है यहां तक? आई थिंक क्लियर है आपको। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट d/dx ऑफ है उसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट सी का मतलब क्या हुआ? वो एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे सी इक्वल टू हो गया 1 2 -1 -2 -7/, या कोई भी ऐसा कांस्टेंट नंबर जो कि आपको एक फ्रैक्शन या नंबर में दिख रहा है, तो उन सब का डेरिवेटिव 0 होता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने बोला x इक्वल टू 1, ठीक है, तो यानी x इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे होगा? x इक्वल टू 1 पे आप स्टेप करोगे ना, फॉर x इक्वल टू 0 भी y, जैसे y इक्वल टू आ गया 3, ऐसे हो गया, कांस्टेंट एक 3 ले लिया, तो x इक्वल टू 0 के लिए भी y इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू 1 के लिए भी y इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू 2 के लिए भी y इक्वल टू 3 होगा, y इक्वल टू 3 होगा, y इक्वल टू 3 होगा, और x की हर वैल्यू के लिए y की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या आया? उस केस में ऐसे आया कि x इक्वल टू 3 के लिए भी y, x इक्वल टू 1 के लिए भी y हो गया। अब ये लाइन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल थीटा बना रही है दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा ये थोड़ी सी वैल्यूज आपको याद रखनी है। tan 0 की वैल्यू होती है 0। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दे रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, केवल 90 तक लिख रहा हूं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। ठीक है, तो साइन 0 के लिए वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, साइन 45 के लिए वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, साइन 60 के लिए कितनी होती है? √3/2। साइन 90 के लिए कितनी होती है? 1। ठीक है, अभी साइन 0 के लिए कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस 30 की वैल्यू होगी, कॉस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी, √3/2। 45 के लिए होगी 1/√2। ठीक है, और यहां पे cos 60 के लिए वैल्यू होगी जो sin 30 की वैल्यू होती है, दैट इज द 1/2, और cos 90 की वैल्यू होगी 0। क्लियर? tan इक्वल टू व्हाट? tan इक्वल टू होता है बेटा आपका sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan 0 की वैल्यू 0/1 हो गया, तो ये हो गई 0। 31/2 बाई 1/2 बाई √3/2, तो कितना आएगा ये? 1/√3। ठीक है, और 1/√2 बाई 1/√2 ये हो गई वैल्यू 1, और ये हो जाएगा √3। देखिए √3/2 साइन बाई कॉस हुआ ना, 1/2, तो दैट इज द अंडर√3। ठीक है, और ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, ये नोट कर लो, ये चार्ट नोट कर लो एक छोटा सा। एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्सेस थीटा का ग्राफ, ये बेसिक है, और भी होती है लेकिन मुझे इतने की जरूरत पड़ेगी, इतना आप कर लो।
सब लोग। ओके, नोट कर लिया सबने? इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, इसलिए मैं यहाँ पे नोट करवा दिया आपको बार बार। नंबर 2, डी ओवर डी एक्स ऑफ sum of two function, sum of two function fx plus sum or different subtraction of two function dx equal to what? D over dx of fx plus minus d over dx of gx। ठीक है, तो दो फंक्शन का अगर सम हो तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा? एक पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो अगर उसके बीच में प्लस साइन होगा तो प्लस एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जीएक्स हो जाएगा। अगर उनके बीच में निगेटिव साइन होगा तो निगेटिव एज इट इज रहेगा और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स, अब मान लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक फंक्शन हो गया एक्स की पावर 3/2 और जी एक्स एक फंक्शन हो गया एक्स। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा?
एक्चुअली में फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स, प्लस का साइन लिया है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है आपको, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, मैं एक्स की पावर 1 लिख सकता हूं, ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, तो 1 नीचे आ गया, 3/2 एक्स की पावर 3 माइनस 2/2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 इज व्हाट, 0। तो कितना हो जाएगा, 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 0, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 0 इज व्हाट, 1, क्लियर क्लियर। अब मान लो यहाँ पे सम में या सब्ट्रैक्शन में 3 फंक्शन होते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, एज इट इज उसको फॉलो कर लेना है। तो मान लो इस तरह से फंक्शन है, इस तरह का एक फंक्शन है, 7 प्लस एक्स की पावर 5 3, ऐसा भी हो सकता है, 2 फंक्शन हो सकते हैं, +3 या -3। तो थोड़ा सा इसको और वो कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस। तो ये पूरा एक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन होना है डी ओवर डी एक्स। तो क्या होगा, बाई पार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 की पावर 5 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 3, कांस्टेंट 3। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ गया, 0 आ गया। और यहां पे कितना हो जाएगा, 7 एक्स की पावर 6 माइनस 5 एक्स की पावर 4, ठीक है। तो 7 एक्स की पावर 6 माइनस 5 एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्लियर, ओके। मल्टीप्लिकेशन अगर फंक्शन हो, 2 मल्टीप्लाई फंक्शन हो, तो मल्टीप्लाई फंक्शन अक्सर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं मिलेंगे, तो वो किस में मिलेंगे, एक फंक्शन कोई एक अलजेब्राइक फंक्शन हो, दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। अलजेब्राइक फंक्शन क्या हुआ, एक्स की पावर वाले जो फंक्शन होते हैं वो अलजेब्राइक फंक्शन हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, अगर वो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक होते हैं तो वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। एंड थर्ड आपका क्या हो गया, थर्ड आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर वाले एक्स, एक्सपोनेंशियल ये नंबर है की पावर एक्स, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको एज इट इज ले लीजिए, ई की वैल्यू 2.71 के आसपास होती है, ई की वैल्यू 2.718 के आसपास होती है, तो आप याद रखिए, ठीक है। ई के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैथ्स में आपकी क्लासेस हो रही होंगी तो इस पर डिस्कस करेंगे आपसे। तो अगर दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्राइक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहां पे आपका जहां पे फंक्शन दिखेंगे तो वो आपको दिखते हैं, आपको वहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन होता है। तो एक फंक्शन मान लो हो गया एफ एक्स, दूसरा फंक्शन हो गया जी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो गया प्लस जी एक्स हो गया, डेरिवेटिव ऑफ हो गया एफ एक्स। इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन होगा, इसको याद रखिए। डी ओवर डी एक्स ऑफ फॉर्मूला है बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, याद रखने का इसको।
ठीक है, अब एक दो फॉर्मूले पहले और देख लेते हैं, उसके बाद आपको इजी पड़ेगा। जैसे dy ओवर dx ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है आपका सेक, लिख लीजिए फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, dy ओवर dx ऑफ cos x इक्वल टू होता है आपका माइनस साइन एक्स। dy ओवर dx ऑफ tan x इक्वल टू होता है आपका sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी ओवर dx ऑफ e की पावर x इक्वल टू होता है e की पावर x। ओके, ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने। फॉर्मूले और भी होते हैं, जैसे जैसे जरूरत होगी मैं बताता जाऊंगा, जैसे जैसे जरूरत होगी मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, अब एक फंक्शन लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू है वो फंक्शन एक्स की पावर 7 इंटू 10x। अब ऐसा हो सकता है, एक एल्जेब्राइक हो गया, कौन सा पार्ट एल्जेब्राइक हो गया, एक्स की पावर 7 वाला पार्ट एल्जेब्राइक हो गया, और एक्स की पावर 10x आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो आप क्या करते हो, डी ओवर डी एक्स ऑफ, आपने एफ एक्स किया तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 इंटू 10x, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 इंटू 10x। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 और 10x एज इट इज, 10x एज इट इज प्लस 10x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x की पावर 6 10x, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, दूसरा फंक्शन एज इट इज। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स की पावर 7x, एक्स की पावर 7 डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x, फिर पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हुआ ना। तो ये हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 7x की पावर 6 इंटू 10x प्लस एक्स की पावर 7 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 7x की पावर 6 इंटू 10x प्लस एक्स की पावर 7 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, दूसरा एक्सपेंशन लेते हैं, e की पावर x इंटू साइन एक्स, ये है फंक्शन आपका, इसका डेरिवेटिव करना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स। अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ। अप्लाई कर सकते हो बेटा, अभी आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। वेदांती, एम आई ऑडिबल, सब क्लियर है ना बेटा बोर्ड? यस सर। आंसर बताओ इसका, गैलेक्सी, गैलेक्सी का माइक काम नहीं कर रहा शायद।
हाँ ब्रदर, मैं क्लास में हूँ बेटा, मैं कॉल करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है? ओके ओके। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, मैं कर रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सेकंड फंक्शन आप इस साइड लिख दो, यहाँ पे साइन एक्स, ओके, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स एज ई की पावर एक्स रहेगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स रहेगा, तो ई की प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स एज इट इज है, तो वो वहां पे ऐसे आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ट्राई करो, और यानी वैसा एग्जाम में आ सकता है, स्कूल वगैरह में आ सकता है, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूं। कॉस एक्स इंटू एक्स की पावर 3 फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहां पे देखो, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी है एंड 10x भी है, तो यहां पे इस पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, प्लस वहां पे समेशन वाला रूल लगेगा, इसके साथ वो वाला समेशन का रूल लगेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x, क्या लग गया यहां पे, समेशन वाला रूल लग गया ना, ठीक है। अब इसके बाद इसके फर्दर इस पे मल्टीप्लिकेशन वाला लगेगा, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स की पावर 3 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस ऊपर वाला सेक स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3 कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आई थिंक इट इज क्लियर। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया बाय फॉर्मूला, माइनस साइन एक्स, मैंने पुट कर दिया वहां पे, प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, ये आंसर हो गया बेटा। ओके, ओके, डेरिवेटिव वाला पार्ट ये हो गया। ओके, अब बोर्ड की कुछ बुक्स में क्वेश्चन थे वो ले लेते हैं। एक मिनट, वो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप उसको कीजिएगा। पेज नंबर 20 पर, पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करवा दिया मैंने तुम्हें अभिमान, शायद 5 एंड 6 पेज नंबर 20 पर, पेज नंबर 20 ही है शायद, हाँ पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मैंने वो क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे, अच्छा एक क्वेश्चन ले लेता हूं। अच्छा मैंने आपको शायद डिनोमिनेटर वाला नहीं बताया। अगर ओके ओके, एक फॉर्मूला छूट रहा है, वो ले लीजिए। अगर मान लो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे एक ऊपर फंक्शन दूसरा है, नीचे डिनोमिनेटर में डिवीजन में है फंक्शन। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको जी एक्स को एज इट इज लिख दो। याद रखना पहले डिनोमिनेटर ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स ऊपर लिख दो, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स बाई जी एक्स, ये याद रखिए। याद रहेगा? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो फंक्शन इस तरह से है, साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो न्यूमरेटर में क्या है बेटा? न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिनोमिनेटर में आपका अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अलजेब्राइक फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2x अपॉन एक्स की पावर 4। सिंपल, ठीक है। तो क्लास में यानी इसमें थोड़ा सा जो बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो इसका रिवर्स है बस। उसमें क्या है? एक्स बाई साइन एक्स है, जो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में सी पार्ट दे रखा है, शायद थर्ड पार्ट, 5 में थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? वो है एक्स बाई साइन एक्स है, हाँ एक्स बाई साइन एक्स। तो फंक्शन है आपका एक्स बाई साइन एक्स। अटेम्प्ट करो, इसका आंसर बताओ मेरे को।
ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन यहां पे ऐसे लिख दोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 हो गया एक्स का डेरिवेटिव, माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस एक्स बाई साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कराया था कल ये, शायद कराया था ना, ओके। वेदांति क्लियर है, हेलो 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 वेदांति, यस सर। ओके। होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ठीक है, 5 का मैंने थर्ड पार्ट करा दिया है होमवर्क में, आपको बाकी अटेम्प्ट करने हैं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इसका थर्ड पार्ट हो गया है, आपको फर्स्ट एंड सेकंड करना है। उसमें शायद एक में समेशन का है और एक में नहीं, एक में समेशन का है, एक में मल्टीप्लिकेशन का है। ओके, सेकंड पार्ट आता है इंटीग्रेशन। अभी डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन में आपने क्या किया था, आप एक्स डिस्टेंस पे गए, ग्राफ को काटा, ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, किसी भी ग्राफ को बहुत ही पॉइंट पार्ट्स में काट के जब आप डिस्कस कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, उन कटे हुए पार्ट को वापस जोड़ना है और वैल्यू चेक करनी है कि वो क्या आ रही है, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो मैं सिंपल सा पहले वाली ग्राफ लेता हूं, y इक्वल टू एक्स, ओके, ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आया, ठीक है। तो तुम क्या गए, तुम यहां x डिस्टेंस पे गए, x डिस्टेंस पे गए और dx की थिकनेस काट ली, तो दूसरा वाला पॉइंट कितना, प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, पढ़ना तो बैठिए, एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डेल एक्स तुम छोटा करते जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिप, ये लाइन, अभी एक्स का पॉइंट फिक्स है, डेल एक्स को छोटा कर रहे हो तो मान लो एक्स इक्वल टू हो गया 2 प्लस 0.2 है ना, तो इसको अगर तुम 0.2 को छोटा करते जा रहे हो क्या हो रहा है, ये लाइन पास आती जा रही है ना, ठीक है। फिर इसको जब बहुत ही फाइन हो गया तो मैंने इसे मैग्नीफाई कर लिया, तो तब भी ये इस तरह से दिखेगी, एक उसमें शार्प एज दिखेगा आपको। फिर भी आपने डेल एक्स को बहुत छोटा किया, बहुत छोटा हो गया, डेल एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया, ठीक है। तो अभी डेल एक्स अगर 0 के पास आ गया तो क्या हो गया, यहां से ये वैल्यू आ गई और वो y की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, यहां पे ये वैल्यू हो गई y और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये y प्राइम हो गई, y प्राइम कितना हो गया, x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन y प्राइम अब क्या हुआ, डेल एक्स बहुत छोटा हो गया तो y इक्वल टू y प्राइम के इक्वल हो गया। केस में क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, अब मुझे इसका एरिया में इंटरेस्ट है, इसकी थिकनेस कितनी हो गई, इसकी थिकनेस हो गई डेल एक्स और इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो गई y, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया, इसके एरिया को मैं बोलता हूं डिफरेंशियल एरिया DA, डिफरेंशियल एरिया DA, तो DA इक्वल टू y कितना हो गया, DA इक्वल टू हो जाएगा आपका y इंटू डेल एक्स, मैंने इसको DA नहीं कहता मैं, अभी इसको मैं कह देता हूं डेल ए। जब DA और डेल ए में, बेटा DA और डेल ए में डिफरेंस क्या है,
जब डेल एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो उस केस में डेल ए इक्वल टू डी ए हो जाएगा, उसको लिखा जाता है उस तरह से, उसको विथ रिस्पेक्ट टू या विथ मैनर उसमें हम लिखते हैं उसको। तो यहां पे हो जाएगा डेल एक्स, अब लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, डेल एक्स टेंडिंग टू 0, तो डेल ए, अब दोनों तरफ हमने लगा दिया लिमिट, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये लिखने का तरीका है ये, ठीक है। उसका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस यही है कि वो बता रहा है मुझे कि डेल एक्स बहुत छोटा है, 0 के बहुत क्लोज है, उसका मैथमेटिकल यानी मीनिंग यही निकलता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अब हम बोल देते हैं डीए। तो बस अब ये समझ में आया, अब अभी आप लोगों को दिक्कत होती थी बुक खोलने के बाद कि व्हाट इज द डीए, तो डीए का मतलब यही है, वो एक बहुत फाइन एरिया हो गया जिसमें डेल आपका एक्स 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। आप इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, आप सबको ऐड कर दे रहे हो, यानी उन सारी स्ट्रिप्स को, ठीक है, सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दे रहे हो, एड ऑन होती आ रही है, तो उसको हम कहते हैं समेशन इज द इंटीग्रेशन इज अ टाइप ऑफ समेशन, ये एक तरह का जोड़ करने का तरीका है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी इंटीग्रेशन के बारे में आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, ऐसे साइन बना दिया, उसका मतलब क्या हुआ, वो इंटीग्रेट हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो डी ए, तो जब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा ना, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। अब इसी को कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व के नीचे का एरिया आ रहा है, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। क्लियर, क्लियर है इतना, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, एंड दैट इज द टाइप ऑफ समेशन। ओके, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप ऑफ समेशन, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है, जब आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर आपने इंटीग्रेट किया, तो अगर यहां पर आपको उसने बोला कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जैसे मान लो वो बोलता है फ्रॉम x इक्वल टू 2 से लेके मुझे x इक्वल टू 4 तक के लिए इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, तो फ्रॉम x इक्वल टू 2 आपको लिमिट रखनी पड़ती है, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 पर इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द y इंटू डी एक्स। तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में x इक्वल टू 2 से, यानी यहां के इस पार्ट का ही एरिया आएगा, इस पार्ट का ही एरिया आएगा, ओके। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, क्लियर, ठीक है। एरिया y इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो इसको कहते हैं आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर लिमिट में, यानी एक वैल्यू के बीच में निकलता है, तो वहां इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब डिफाइंड कर देते हो कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, तो फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 आपको डिफाइन कर दिया, वहां पे लिमिट रख दी y इंटू डी एक्स, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपने डिफाइन कर दिया कि किस लिमिट से किस लिमिट के बीच में उसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका पहला और सिंपल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, एंड दैट इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद रहेगा,
याद रहेगा सबको? ओके, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx? x की पावर 3 नहीं लेते, सबसे पहला जो फंक्शन हुआ एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो जो हमने इंटीग्रेट किया था, पैराबोला लिया था, उसका ग्राफ है। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इतना हुआ ना? दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। यहां पे एक कांस्टेंट सी लिखा जाता है, इसका मतलब बाद में बताऊंगा आपको। एक्चुअली इंटीग्रेशन में ये फैमिली ऑफ द कर्व देता है, तो उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इसको याद रखिए कि यहाँ पे सी लिखते हैं, और स्पेशली तब जब वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं भी लिखोगे, जहां पे लिमिट रखनी होती है वहां पे अगर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सी कट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपको वहां पे सी लिखना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो स्कूल लेवल पे गलत नहीं होगा, लेकिन सीईटी लेवल पे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअली पूछा है तो वहां पे थोड़ा सा गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? अभी देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या मिल गया आपको? फंक्शन मिल गया, फंक्शन की इक्वेशन मिल गई, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, अगर वो यहां से x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू सी तक आपने इंटीग्रेट करना है वो कर्व को, ठीक है। x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो अभी क्या हुआ? अभी आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? इसमें आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। डिफाइंड कर दिया आपने एरिया कहां से कहां तक चाहिए, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 2 टू 3, 2 टू 3, तो ये कितना किया जाएगा आपका? x की पावर 3/3 फ्रॉम 2 टू 3, क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? अब क्या हुआ? ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, या हायर लिमिट माइनस, हायर भी बोलते हैं, हायर या लोअर बोलते हैं, तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 की पावर 3/3 माइनस 2 की पावर 3/3, ठीक है। तो क्या हो गया? 9 9 था 27, 27/3 माइनस 8/3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/3 कॉमन ले लिया, तो 27 माइनस 8/3, तो ये कितना हो जाएगा? 19 आएगा ना सर, 19/3 इज द एरिया, ठीक है। अब इसका एरिया अंडर द कर्व आ गया ना, तो इसका जो एरिया आएगा ना बेटा, इसके नीचे का जो एरिया आएगा वो इतना ही यूनिट आएगा। यूनिट का मतलब मैं क्या बोल, मतलब अगर ये मीटर में होगा तो 19/3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर वो सेंटीमीटर में लेंथ दे रखी होगी तो वहां पे 19/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जिस यूनिट में ये एक्स दे रखा होगा उसी यूनिट में ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। जिस यूनिट में एक्स और वाई दे रखे होंगे उसी यूनिट के मल्टीप्लिकेशन में वो एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मूले देख लीजिए। साइन का इंटीग्रेशन होगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू होता है आपका e की पावर x, ठीक है। समेशन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। यहां पे dx लिखना जरूरी है, तो मैं dx लिख देता हूं, प्लस dx, ठीक है।
इसमें मल्टीप्लिकेशन जैसे दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स करोगे, ये आपको इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं बता रहे, वो कॉम्प्लेक्स चला जाएगा है। जब वो आप मैथ्स पढ़ोगे या फिर वैसी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, तो हम उसको डील कर लेंगे, हम उसको बता देंगे। ठीक है, लिस्ट आ गई क्या? कॉलेज की लिस्ट आ गई? तो कैसे पता, कॉलेज गए थे क्या? हाँ, घर पे आया था, ऑनलाइन आया था। कब आया? कल आई? तो फाइनल हो गया लोयला? इतने लेट एडमिशन हो रहे हैं, अरे वाह, सोच के भी ऐसा लग रहा है कि ओके। एक फंक्शन लेते हैं, उसका इंटीग्रेट करके बताओ। एक्स की पावर 5/3 प्लस साइन एक्स एफ एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5/3, सॉरी आपको ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, सॉरी सॉरी इंटीग्रेट करना है dx। तो क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है। इंटीग्रेट करके बताइए इसको। ओके, मैं आंसर बताता हूं इसका। दैट इज इक्वल टू 5/3 प्लस, ये तो लगा ना फॉर्मूला, प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स इक्वल टू cos x। रट जाना चाहिए फॉर्मूले, फॉर्मूले आप लोगों को रट जाने चाहिए। ओके, चलिए, चैप्टर का नाम है मोशन इन ए लाइन। मोशन इन ए लाइन। मोशन इन ए लाइन का मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए एक सड़क है, सीधी एकदम स्ट्रेट सड़क है, एक कार है या एक पर्सन है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो चल सकती है वहां पे। वो क्या है कि वो अगर इस तरह से स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो वो ये पॉइंट अभी यहां पर है, ठीक है, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, ये फिर यहां पे आ गया, तो वो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, घड़ी चल रही है, 0 सेकंड में आप मूव नहीं हुए, तो क्या हुआ? कोई डिस्प्लेसमेंट यानी कोई मूव नहीं हुआ। अभी घड़ी 1 सेकंड आगे गई, 2 सेकंड आगे गई, 3 सेकंड आगे गई, 4 सेकंड आगे गई, लेकिन आप वहीं पे खड़े हुए हो। इसका मतलब क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप वहीं पे खड़े हुए हो
तो इसका मतलब क्या हुआ, आप रेस्ट पे हो, आप अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप रेस्ट पर हो। अब क्या हुआ कि मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पे है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे आप इधर आ गए, t इक्वल टू 2 सेकंड पे इधर आ गए, फिर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, तो उन सारी पोजीशन को अगर आप ऐड करते जाओगे तो इसका पहली बात तो मोशन समझो, मोशन समझो। अगर आप अपनी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब आप मोशन में हो। अभी आप यहां पर थे, ठीक है, थोड़ी देर बाद यहां पर थे, थोड़ी देर बाद यहां पर थे, थोड़ी देर बाद यहां पर थे, तो अगर आपने उस पाथ को मिला दिया तो ये एक पाथ बन जाता है जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो मोशन में, ठीक है। अब मोशन कई तरीके के होते हैं, एक हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, रहन देते ना, रहन देते, क्लास ले रहा था। रुकिए 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लग रही है, आराम से, धूल उड़ गई। ओके, अब मोशन किस तरह के, अब जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो वो हो गया पाथ। आप किस पाथ को फॉलो करते हुए गए इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो हो गया पाथ। अब आप ऐसे ऐसे भी जा सकते हो, सांप ऐसे ऐसे जाता है ना, तो वो क्या हो गया, वो एक साइनोसाइडल कर्व को मूव करता है, साइनोसाइडल पाथ में जा रहा है। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या हुआ, जब आप, अगर आपकी पोजीशन यहां पर है, फिर थोड़ी देर बाद यहां पे, और सबको आपने मिला दिया, आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती होगी, तो वो उस तरह का जो मोशन हो गया वो हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत दूर उड़ेगी। अभी 2 हफ्ता और एक डेढ़ हफ्ता और लगेगा, 1 हफ्ता और लगेगा। वो चला गया था क्या दीदी, कोने में ही कर देना है, उठाना उठाना कोने में ही कर देना। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये साइनोसाइडल कर्व वाले इस तरह के पाथ को बाद में डिस्कस करेंगे, अगर वो होगा सिलेबस में तो करेंगे, अदरवाइज वो 12th में हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना आपका सीटीवीटी के लिए, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस कर देंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर एक पार्टिकल को आप उछाल ले, वैसे एक पार्टिकल लिया और आपने यूं उछाला और वो नीचे आ गया, तो अभी वो क्या हो रहा है, अगर उसके पाथ को देखोगे तो कैसा हुआ, वो कैसा गया, ये ऊपर गया और फिर उसी लाइन में नीचे आ गया, तो ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मोशन की बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, उनको देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया, पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, आप जब स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल ले सकते हैं। एक पर्सन है, तो एक्चुअली में पर्सन का क्या हुआ, पर्सन का पूरा मास उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो पार्टिकल की तरह नहीं हुआ। पार्टिकल का मतलब एक्चुअली में हम क्या कहते हैं कि उसका ज्योमेट्री, उसका वॉल्यूम 0, लेकिन उसका उसका जो एक सेंटर ऑफ मास है वहां पे उसका सारा मास कंसंट्रेटेड है। तो पार्टिकल में हम, अगर एक कार भी है और कार भी मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम उस मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस कार को भी हम एक पॉइंट मास मान लेंगे, समझे क्या, उस कार को भी हम एक पॉइंट मास मान लेंगे। एक ह्यूमन है तो ह्यूमन को भी हम पॉइंट मास मान लेंगे कि हाँ एक पॉइंट है, वो चल रहा है। इवन अगर आप प्लेनेटरी मोशन डिस्कस कर रहे हो और आपको वहां पे जरूरत पड़ रही है प्लेनेट मोशन को डिस्कस करने के लिए, मत करो, धूल मत बढ़ाओ बस। तो उस केस में आप पूरे एक प्लेनेट को एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। अब ये विंडो खोल देना, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो x इक्वल टू 0 पे यहां पे था, x और t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। अब मैं मानता हूं कि अब सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल यहां से चलना चालू किया और t इक्वल टू 0 से उसने यहां से चलना चालू किया और t इक्वल टू 50 सेकेंड में यहां आ गया, और ये मैं मान लिया वो डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 मीटर, 50 मीटर। तो अब यहां पे दो पॉइंट आते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं उसके कॉन्सेप्चुअली उसको समझने के लिए। ये आपका होम है, घर है, और ये आपका क्लासेस है, मेड आईटी, मेड आईटी क्लासेस है आपकी, ठीक है। आप यहां घर से निकले तो जरूरी नहीं कि आपका घर का रास्ता सीधे वहां पे क्लासेस में आगे खत्म होता हो, ऐसा नहीं है। आप वहां से घूम घाम के आए कहीं
एक चौक गए, दूसरे चौक से गए और यहां से इस पॉइंट पे इस तरह से पहुंचे, ठीक है। तो अब इसमें दो तरह की क्वांटिटीज है। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, तो एक्चुअली में आप कहोगे कि सर 50 मीटर, मान लेते 500 मीटर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में आपको घर से क्लास आने में क्या 500 मीटर कवर करना पड़ा? नहीं, आपको ये पाथ कवर करना पड़ा। और थोड़ा सा भी ज्योमेट्री की फील है आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ये लेंथ 500 मीटर से तो ज्यादा ही है, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होगी? वो लाइन ही होगी। तो लाइन की जब लेंथ 500 मीटर है तो इसकी लेंथ तो और ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब अगर आपके अपने घर को ओरिजिन मान लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज आती है, डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? अगर पर्सन ये चल रहा है, ये आप चलते हुए आ रहे हो, यहाँ पे चल रहे हो, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल लेंथ कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अब देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जिस पॉइंट पे पार्टिकल है और जिस पॉइंट से चला था उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन भी होगी। अगर मान लो ये इस टाइम यहां पर है तो क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ये हो गया क्या? तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी वेक्टर की तरह आप ड्रॉ करते हो। इवन डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पार्टिकल है तो इस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है। अगर पार्टिकल या पर्सन इस साइड पे तो उस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। So what is the distance? Distance is the actual path length covered by the person. And what is the displacement? Displacement is the position vector of the object from the origin. Distance is a scalar quantity. Scalar quantity का मतलब क्या हुआ? उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसकी केवल लेंथ होगी, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैंने यहाँ पे वेक्टर से शो कर रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ओके, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया सा क्या, सिंपल सा ही है। मान लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। एक पार्टिकल पहले यहां से गया c,0 पर, c,0 पर पॉइंट, ये हो गया आपका, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 3,5, ठीक है। 3,5 हो गया और फिर वहां से ये इस साइड आया, इस साइड आ गया, इस साइड आ गया और वो हो गया आपका पॉइंट, मान लीजिए -3,5, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट हो गया आपका -3,5, ठीक है। -3,5 हो गया। अब यहां से वो ऊपर जा रहा है, यहां से वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया -3,10, -3,10। कोऑर्डिनेट देखो क्या हुआ, -3,10 का मतलब क्या हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट इज द -3 एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज द 10। सिंपल है ना, 10th में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा ना। अच्छा अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ था ना, यहां से यहां पे गया, इसको मैं बोल देता हूं ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से वो आया सी पर, सी से गया वो डी पर, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। दो क्वेश्चन बने ना इसमें। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर? डिस्टेंस कवर इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द पार्टिकल। तो ये हुआ पहले कितना हुआ, इधर से यहां तक गया 3 पर गया, फिर यहां से कहां पर गया 5 पर गया, तो वो 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 5 से फिर वो 3 इतना आया और फिर 3 इधर गया, तो कितना हुआ +6 हो जाएगा क्या, +6 हो जाएगा। और फिर यहां से वो 5 और ऊपर गया तो +5 हो गया, 10 + 9 19 हो गया क्या,
19 हो गया, 19 हो गया। तो व्हाट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज द 19, मान लो सब कुछ मीटर में, तो 19 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अभी पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, जहां से चला था, कहां से चला था, यहां से चला था ना, तो उस पॉइंट से वहां का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और वही पोजीशन वेक्टर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो अभी देखो क्या हुआ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ -3, वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ +10। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेट्स वी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद वेक्टर आर। वेक्टर क्वांटिटी हुई ना, दैट इज द -3 i कैप +10 j कैप। समझे क्या, समझे वेदांती? हेलो, यस सर। ओके, समझे श्रीमान? ओके, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो वेदांती, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको काफी जगह हेल्प करेगा। ए पार्टिकल कवर गोज फ्रॉम 0 to A, then A to B, then B to C and C to D. So what is the path length of the, what is the path distance covered by the particle and what is the displacement of the particle? नोट किया नहीं, नोट किया वेदांती? आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा अब मेरे को बताओ, ये तुम्हारा घर है, होम, ठीक है, और यहां से तुम मिड आईटी आया, ठीक है, मिड आईटी क्लासेस कितनी दूर है, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। तुम अपने घर से निकले, मिड आईटी क्लासेस में गए और वहां अपने घर पढ़ के वापस आ गए। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय यू? 2 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय यू? 2 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय यू? 0। सही, बहुत सही। जहां पर थे वहीं पे वापस आ गए ना, तो कोई पोजीशन जीरो वेक्टर बन रहा है वो, तो उस केस में क्या हुआ, जीरो वेक्टर हो गया, तो उस केस में क्या हुआ, द पोजीशन वेक्टर इज जीरो वेक्टर, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, तुम अपने घर से निकले और यहां पर गए, तो यहां से वापस आ रहा है और बीच रास्ते में हो, यहां पर हो, यहां पे बीच रास्ते में हो, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय यू? 1 + 1/2 यानी 1.5 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट राइट नाउ? 0.5 इज द रॉन्ग आंसर, बस मैं ये देखना चाहता था। आप 0.5 बता रहे हो, इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हो ना, तो उसको कंप्लीट आंसर दो उसका। कैसे कि सर 0.5 इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, या फिर 0.5 किलोमीटर आई कैप, ठीक है, इसमें आप है, तो यहां पे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द +0.5 इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है,
ओके, ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चला? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में वेदांती पता चला डिफरेंस? वेदांती, हेलो, 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 हाँ, वेदांती, डिस्टेंस एंड ओके, 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 ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब मैं बताता हूं व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी। सबसे पहले याद रखिए, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पार्टिकल यहां से चला और यहां से बी पर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मैं कंसीडर कर, ठीक है, और मैं मान लेता हूं वो कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, और वो उसने 20 किलोमीटर 60 मिनट्स में कवर की या 1 आवर में कवर की, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड इज द वर्ड एक्चुअल डिस्टेंस, यानी क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टाइम। तो 20 किलोमीटर बाई 60 हो जाएगा 1/3 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। और इसको आप कहेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज द व्हाट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अभी क्या करोगे, यहां साइड है ना, तो हम इसको भी ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, 20 आई कैप किलोमीटर, ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So that is the 20 I cap by 60 minutes, 1/3 I cap यानी किलोमीटर पर मिनट। तो यहां पे आई कैप आ गया ना, तो देखो यहां पे क्या हुआ, इस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों का वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, सॉरी, लेकिन वहां पे आई कैप आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। प्रीवियस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो वाला ये वाला। पहले कहां गया, 3,0 पे गया, 0 से 3,0 पे गया था ना, और फिर 3,5 पे गया, एंड फिर 3,-5 पे आया, एंड फिर यहां से -3,10 पे गया, ठीक है। अब यहां से चालू हुआ था ओ ए बी सी एंड डी, ठीक है, ओ ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होगी, एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? What is the average speed and what is the average velocity? तो एवरेज स्पीड में क्या करोगे आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहला डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया, तो 3 + 5 कितना हुआ, 8 हुआ क्या, 5 3 8 ही तो हुआ यार। 8 कितना हुआ था, 19 हुआ था क्या, तो 19, अब उसने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया मान लो 30 मिनट्स में, तो डिवाइडेड बाई 30, 19 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहां पे मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द वेलोसिटी? व्हाट इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपका, ये हो गया
ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे? वेक्टर आर इक्वल टू -3 i कैप प्लस 10 j कैप। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू -3 i कैप प्लस 10 j कैप डिवाइडेड बाई 30। खत्म। समझे क्या? ओके, मेरे पास बुक नहीं है आज, बुक देना रिद्धिमा। इसमें इंस्टेंटेनियस वाला भी मैंने चालू नहीं किया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वो अलग, इंस्टेंटेनियस जैसे ही तुम यूज करते हो ना, तो वहां पे कैलकुलस के टर्म यूज होंगे, तो थोड़ा सा जो हमने डीएक्स वीएक्स वाला टर्म बताया था ना, उसको थोड़ा दिमाग में रखना। तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में कल आ जाना 12 बजे, ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ओके, क्या क्या बोल रहे हो वेदांति बेटा? वेदांति सुनाई नहीं दिया मुझे। सर मैंने कुछ नहीं कहा। किसी की आवाज तो आई थी। देखो मैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, उनको कल की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी दे रखा है इसमें, कहाँ पे दे रखा है इसमें, छोड़ो। अब आज के लिए जो 2 होमवर्क दिए ना क्वेश्चन में, अच्छा तुम्हें तो कर ही लिया है वो, तुम तो छोड़ ही देना। वेदांति आज के लिए जो 2 होमवर्क दिए ना, वो कर लेना। अभी इसमें ज्यादा थ्योरी हुई नहीं है, तो क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, फॉर्म नहीं हो पा रहा अच्छा क्वेश्चन, तो बन रहे थे वो मैंने बता दिया आपको। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय सर। बाय 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 वेदांति, बाय बाय। 3 तारीख से आना है ऑफिस, 4 तारीख से क्लास। बाय गैलेक्सी।